ये जो अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस पर अभी आने वाले हमारे जैसे डॉक्टर संजीव कुमार जी का परिचय हुआ, बहुत ही विद्वान वक्ता हैं और बहुत ही कई सारे क्षेत्रों में सिद्धस्थ हैं। वो सपना मैडम का भी यहाँ व्याख्यान होगा। मैं इस शिक्षा नीति पर चर्चा करने से पूर्व जो अपनी भारत की शिक्षा पद्धति रही है उस पर भी हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अगर हम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और महावीर की अगर हम बात करते हैं तो उस ज़माने में हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धतियाँ हुआ करती थीं, आश्रम पद्धति होती थी। अपने बच्चों को अभिभावक गुरु के दायित्व पे छोड़ देते थे और गुरु ही उनका अभिभावक होता था, उनका माता और पिता सब कुछ वही होते थे। और अपने घर से दूर एक निश्चित अवधि तक शिक्षा ग्रहण करने का कार्य गुरुकुल में हुआ करता था, आश्रमों में हुआ करता था। विद्यार्थी को जीवन के प्रत्येक जो आने वाली चुनौतियां हैं उसका ज्ञान, उसका अनुभव उन गुरुकुलों में कराया जाता था। और उन्हीं आश्रमों से, गुरुकुलों से पढ़ कर के हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान, महापुरुष, मनीषी, चिंतक हुए। पूरा विश्व उन पर नाज भी करता है। और एक यही कारण था कि हमारा देश संपूर्ण विश्व के अंदर अध्यात्म के क्षेत्र में मार्गदर्शन करता था और इसलिए विश्व गुरु की संज्ञा भारतवर्ष को प्राप्त थी। विश्व के अनेक देशों से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे देश में आया करते थे और एक उचित शिक्षा व्यवस्था होने के कारण से देश का हर व्यक्ति साक्षर ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित होने के कारण से अपने किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में वो कौशल उसके पास पूरा हुआ करता था। इसलिए हर क्षेत्र में हम आगे थे और पूरा देश संपन्न था, धन धान्य से, कृषि से, हर चीज़ में हमारा देश संपन्न था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये कहा जाता था कि देश के अंदर दूध और दही की नदियाँ बहती हैं। इसका मतलब ये था कि हमारा देश हर दृष्टि से संपूर्ण था, संपन्न था। और इसी संपन्नता से विश्व के अनेक देशों में लालसा रहती थी कि ऐसा कैसा देश है जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं, जिस देश के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कुंडी नहीं लगाते, ताला नहीं लगाते, वहाँ ताले नहीं होते हैं, दरवाजे हैं तो उनमें कुंडियाँ नहीं हैं। ऐसे कैसे संभव है? इतनी नैतिकता, इतनी ईमानदारी, ये सब हमको हमारे आश्रमों में हमारे आचार्यों द्वारा, हमारे शिक्षकों द्वारा हमको घुट्टी में पिलाया जाता था। लेकिन ज़्यादा योग्य होना, ज़्यादा संपन्नता होना, ये भी कहीं ना कहीं एक कमी की श्रेणी में आ जाती है। और इसी संपन्नता को देख करके जब अन्य देशों के लोगों के मन में लालसा और लालच जगा तो लोगों ने इस देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, इस देश को लूटना शुरू कर दिया। और आप सभी यहाँ बीएड और बीटीसी के विद्यार्थी हैं। आने वाले समय में आपके ऊपर इस देश का मार्गदर्शन, इस देश के युवाओं को मार्गदर्शन करने का दायित्व आएगा। शिक्षकों की भूमिका में आप आएंगे तो आप लोगों को इसकी जानकारी होगी किस प्रकार से हमारे देश को लूटने के लिए कितने आक्रांता इस देश के अंदर आए। उन्होंने इस देश को लूटा, इस देश के धन धान्य को लूट करके वो अपने देश ले गए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे आक्रांता भी रहे जो इस देश के अंदर आए, उन्होंने लूटपाट भी करी, मारकाट भी करी, लेकिन इस देश के अंदर ही रह गए। और इस सब में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश को, तो हमारी देश की संस्कृति को, हमारी देश की सभ्यता को। ये कहा जाता है, जिस प्रकार से आज हम बात करते हैं कि अगर किसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल जाए
तो वो बहुत बड़ा भाग्यवान होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला किसी का हो जाए तो बहुत भाग्यशाली है, उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसी प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करते थे। हम सब लोग जानते हैं, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय के नाम हम सभी लोगों ने सुने हैं। ये सारे विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व के लोगों को ज्ञान दिया करते थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, चाहे वो अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो युद्ध नीति हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, ज्योतिष गणना हो, हमारे देश के जो शिक्षक थे हर क्षेत्र में आगे थे। और इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से दर्जनों ऐसे विश्वविद्यालय देश के अंदर थे जहां से ये सारी शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को और पूरे विश्व को दी जाती थी। और ये इतिहास में हम लोगों ने अपने शिक्षकों से सुना है, पढ़ा है कि इन विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के लिए इन आक्रांताओं ने इनकी लाइब्रेरियों को फूंक दिया। बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय है, जब उसको जलाया तो उसकी पुस्तकों को 1 साल से ऊपर तक आग के हवाले करते रहे, तब जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय समाप्त हो सका। इतना संपन्न विश्वविद्यालय, उसका पुस्तकालय, हमारा सारा इतिहास इन पुस्तकालयों में था, इन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरीज में था, वो इन आक्रांताओं ने, इन लुटेरों ने नष्ट कर दिया। उसके बाद इस देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ और अंग्रेज़ों के शासन में हम सब लोगों ने देखा ही है, सुना है किस प्रकार से हमारे देश के लोगों पर अत्याचार हुए। और जब एक बार ऐसा लगा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद इस देश से अंग्रेज़ों को जाना पड़ेगा, 1835 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेजी शासक इस देश में भेजा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। उसने ये महसूस किया यहाँ आने के बाद कि इस देश में अब अंग्रेज़ों का और लंबे समय तक रहना संभव नहीं है, और इसलिए उसने पूरे देश का सर्वे कराया अपने लोगों से। और सर्वे कराने के बाद ये महसूस किया कि इस देश के अंदर जो आश्रम पद्धति है, जो गुरुकुल पद्धति है, उस गुरुकुल पद्धति से इस देश के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको शिक्षा मिलती है, उनको संस्कार मिलते हैं, उनको देश प्रेम की जो घुट्टी उनको इस गुरुकुल में मिलती है। यदि हमको अंग्रेज़ों को तो जाना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय तक यदि हमें शासन करना है तो ये जो गुरुकुल पद्धति है, ये जो संस्कृत विद्यालय हैं, इन्हें हमें समाप्त करना होगा। और इस पूरे सर्वे के बाद इस थॉमस लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अपना ड्राफ्ट दिया। उसको शायद मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से ऐसा कुछ है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन, मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से 1835 2 फरवरी को उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो बिल रखा। और उस बिल का जो मोटा मोटा प्रारूप था वो क्या था? उस बिल का प्रारूप था कि इस देश से अंग्रेज़ों को आने वाले समय में जाना पड़ेगा, लेकिन इस देश के अंदर अंग्रेज़ लंबे समय तक शासन करें, ब्रिटिश हुकूमत एक लंबे समय तक, सैकड़ों वर्ष तक रहे, उसके लिए हमें इस देश की जो शिक्षा पद्धति है उसको हमें बदल देना होगा। ये जो गुरुकुल सिस्टम है, ये आश्रम सिस्टम है, इसे हमें समाप्त करना होगा। और जो हमारी कॉन्वेंट एजुकेशन है, उस कॉन्वेंट एजुकेशन को हम यहाँ पे लागू करें। हमारी जो इंग्लैंड की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम यहाँ पर फैलाएं और उसका माध्यम हम रखें इंग्लिश। ये जो संस्कृत है ना, ये संस्कृत इस देश के लोगों को बिगाड़ रही है, अंग्रेज़ों के खिलाफत करती है, और इसलिए हमको अंग्रेजी माध्यम से हमें इन भारतीयों को पढ़ाना होगा। ये बिल 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने एक एक करके जो आश्रम पद्धति हमारे देश के अंदर थी उसको समाप्त किया, और तब से कॉन्वेंट एजुकेशन इस देश के अंदर शुरू हुई। और मैकाले ने कहा कि इस देश के अंदर, चूँकि उनको शासन चलाने के लिए अच्छे क्लर्कों की ज़रूरत थी, उनको शासन चलाने के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी,
तो उसने कहा कि हम इस प्रकार की शिक्षा पद्धति लागू करेंगे कि यहाँ पे कुल मिलाकर के पढ़ने के बाद जो भी नौजवान निकलेगा वो कहेगा कि मेरे को नौकरी मिले, क्लर्क की नौकरी मिल जाए, कोई प्रशासक की नौकरी मिल जाए, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच पाएंगे। और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, आजीवन हमारे गुलाम रहेंगे। शायद लॉर्ड मैकाले अपने इस कुचक्र में सफल रहा। उसकी जो सोच थी दूरगामी थी और उसने वो जो पद्धति यहाँ लागू करी, आज तक वो पद्धति चल रही है। आज भी हम जिस शिक्षा व्यवस्था के अंग हैं तो उसमें लॉर्ड मैकाले का जो थॉट है वो आज भी शामिल है। आज हम देख सकते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं? कहीं हमको नौकरी मिल जाए, हमको कोई सरकारी डिपार्टमेंट में एलडीसी या यूडीसी की नौकरी मिल जाए। हम आईएएस पीसीएस की बात करते हैं तो कितने बच्चे उसकी तैयारी करते हैं। ऐसी जो क्लर्क बनाने की मशीन हमारे विद्यालय और महाविद्यालय लॉर्ड मैकाले बना गए और वो अब तक चल रहे हैं। तो ये सारा हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का जो अपना इतिहास है वो ये रहा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 70 वर्षों से भी अधिक हो गए। 1947 से आज हम 2020 में हैं। इन 7 दशकों में हम अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को वास्तव में जो इस देश के लिए होनी चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था भारत के लोगों के लिए भारत केंद्रित होनी चाहिए, उस शिक्षा व्यवस्था को हम लोग आज तक लागू नहीं कर पाए। वैसे तो 1947 से लेकर के आज तक कई सारे आयोगों ने काम किया। मैं बताता हूँ कौन कौन से आयोग, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग हमारे देश के अंदर आया। उन्होंने कुछ सिफारिशें दी और वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फिर उसके बाद 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसमें जो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के अध्यक्षता में ये आयोग बना था, उसने माध्यमिक शिक्षा के बारे में कुछ सिफारिशें दी। लेकिन हमारे देश के अंदर कई सारी सिफारिशें आईं, कई सारे आयोग बने, लेकिन शिक्षा नीति आज तक कुल मिलाकर के 3 आई हैं। 1968 में, 1986 में और 2020 में। ये जो आप लोगों ने डॉक्टर DS कोठारी का नाम सुना होगा, दौलत सिंह कोठारी। 1964 में उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसको एजुकेशन कमीशन 1964-66 के नाम से जानते हैं। इस पर डॉक्टर कोठारी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसको 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1968 के नाम से जानते हैं। और उस समय ये सिफारिशें यानी देश की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई और वो लागू की गई। उसके बाद 1986 में, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया। और उस समय जो उद्देश्य था उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने के लिए, तो ये था कि इस देश के अंदर सभी को शिक्षा सुलभ हो, हर विद्यार्थी को, हर बालक को शिक्षा मिले। जो पिछड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको शिक्षा मिले, महिलाओं को शिक्षा मिले। ऐसी सिफारिशें इस 1968 की DS कोठारी वाली NPE में थी। वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लागू की। उसके बाद 1976 में एक संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस शिक्षा नीति में कुछ सुधार किए गए। और फिर 1986 में राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, एक और शिक्षा नीति आई जिसको उस समय नई शिक्षा नीति के नाम से हम सभी लोग आज तक जानते हैं। वो शिक्षा नीति लागू की गई और राजीव गांधी जी ने उस शिक्षा नीति के माध्यम से देश के अंदर सबको समान रूप से शिक्षा मिले, ये व्यवस्था लागू की।
देश के अंदर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा होना चाहिए वो व्यवस्था उसमें लागू की गई। देश में जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जैसी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति हैं वो हमारी एजुकेशन में लागू करने की सिफारिशें की गई। ये 1986 की जो NPE थी उसमें सिफारिशें लागू की गई। इसके बाद कई सारी सरकारें आईं। 1992 में PV नरसिम्हा राव जी ने इस नई शिक्षा नीति 86 में परिवर्तन कुछ किए। उसके बाद 2009 में ज्ञान आयोग आया। ज्ञान आयोग की कुछ सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को कुछ लागू किया गया। समय समय पर सरकारें बदलती रहीं। सरकारों ने अपने अधीन कुछ आयोग बनाए शिक्षा नीति के लिए। उन आयोगों ने बहुत अच्छी सिफारिशें सरकारों को दी, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि शिक्षा के जो सिफारिशें थी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, उन सिफारिशों को पूर्ण रूप से कभी भी किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। और जो उनके मतलब की चीज़ें थी उस समय, जो सरकार को चलाने के लिए, जो वोट पाने के लिए जो चीज़ें थी, उन बातों को समाहित कर लिया गया, बाकी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा। जिन देशों के बारे में हम बात करते हैं कि वो विकसित राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों का बहुत विकास हो गया, तो हम देखेंगे कि उनके यहाँ जो एजुकेशन के ऊपर बजट है वो 5% से ऊपर, 5 से लेकर 10% तक एजुकेशन के ऊपर बजट खर्च किया जाता रहा। लेकिन हमारे यहाँ 1.25 से लेकर के 2.5% टोटल GDP का हमारे देश के अंदर खर्च किया जाता रहा। इतने छोटे से बजट में इतने बड़े देश के अंदर हम सभी को शिक्षित करना चाहते हैं, हम सभी को उच्च शिक्षित करना चाहते हैं, हम सभी को कौशल दक्ष करना चाहते हैं, लेकिन बजट हम पे इतना सा। तो इस कारण से पिछले 70 सालों में जिस भारत को संपूर्ण विश्व के समक्ष एक बार फिर से विश्व गुरु की भूमिका में आना चाहिए था, विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारत के विश्वविद्यालय होते, विश्व के शीर्ष जो संस्थान है शैक्षणिक संस्थान उसमें भारत के संस्थान होते। हम लोग IIT, IIM और IIS की बात करते हैं, अपने देश में तो हम लोगों को बड़ा नाज होता है, लेकिन यही IIT, IIM और IIS जब विश्व की जो शीर्ष बॉडीज़ हैं एजुकेशन की, उनके सामने टिक नहीं पाते। टॉप 20 में भी हमारा एक भी विश्वविद्यालय या एक भी संस्थान नहीं आता। तो ये भारत जैसे देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है, और इसलिए आवश्यकता थी कि हम एक बार विचार करें कि इस देश को पुनः अन्य देशों की तुलना में हम अग्रणी राष्ट्र के रूप में खड़ा कर सके शिक्षा के क्षेत्र में। तो आवश्यकता थी कि ऐसी समग्र शिक्षा नीति हम लागू करें जो पूरे देश की रीढ़ की हड्डी की तरीके से काम करे, देश के नौजवानों को शिक्षित करके उनके अंदर इस प्रकार का स्किल्स डेवलप करें कि वो अन्य देशों के जो युवा हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके सामने खड़े हो सकें। और इसलिए वर्तमान में जो मोदी सरकार काम कर रही है, मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत उनके लिए हम लोगों को अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने एक और कमेटी बनाई जिसमें TSR सुब्रमण्यम एक उनके अध्यक्षता में 27 मई 2016 को एक कमेटी उन्होंने फॉर्म की। उस कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दी, लेकिन शायद वो सफिशेंट नहीं रही होंगी, तो उस रिपोर्ट को वहीं छोड़ दिया गया। और उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि एक शीर्ष वैज्ञानिक हैं अपने देश के, उनके नेतृत्व में एक फिर से एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर 9 सदस्य थे। उन 9 सदस्यों ने पूरी इस वर्तमान शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। और हम सभी जानते हैं 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन जी ने अपने जो शिक्षा मंत्री हैं या मानव संसाधन मंत्री जावड़ेकर जी थे उनको वो सौंपी। और वर्तमान में 29 जुलाई 2020 को संसद में इस बिल को पास करने के बाद ये नीति, वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो हमारे देश के अंदर आज एग्जिस्ट कर रही है, स्वीकार की गई। और NEP 2020 के नाम से ये वर्तमान शिक्षा नीति है, आज हमारे देश के अंदर लागू हो गई। अब विषय कुछ इस प्रकार से आता है कि जो
पुरानी शिक्षा नीति थी, यानी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में जो लागू की गई और वर्तमान में NEP 2020 जो लागू की गई, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। अब मैंने वैसे तो PPT तैयार की थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं चल पाएगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर सकता हूँ। जो अपनी एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी यानी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो सिस्टम था वो 10+2 का था। 10+2 यानी कि 10+2+3। हमको जो एजुकेशन लेनी है, कक्षा 10 तक हम लगातार एजुकेशन लेते रहेंगे और कक्षा 10 में जाकर के हमको ये तय किया जाता था कि हमें साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना है। जिस स्ट्रीम में जाना है वो हम 10th क्लास में जाकर के सेलेक्ट करते थे। फिर उसके बाद 12th क्लास में पढ़े, फिर 3 साल UG हम करते थे। ये सिस्टम अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा और अभी भी लागू है, वो ये सिस्टम था। इसमें जो अनिवार्य शिक्षा थी वो 14 वर्ष की आयु तक की अनिवार्य शिक्षा थी। पुरानी जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी 86 वाली, 14 वर्ष तक सभी बालकों को, इस देश के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन जो NEP 2020 है, इसमें एक तो सिस्टम चेंज कर दिया। इसके अंदर 5+3+4 ये सिस्टम इसमें लागू किया गया और 12th क्लास तक सभी बच्चों को अनिवार्य एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, ये इस नई ड्राफ्ट में, नई शिक्षा नीति में बताया गया है। उसमें ये घोषणा की गई है। तो जो 5+3+3 और +4 की जो व्यवस्था है, आप सभी लोगों ने मुझे लगता है नेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। काफ़ी सारे डिस्कशन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी लगातार चलते रहे हैं। इस सिस्टम में बहुत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चों के ऊपर से जो बस्ते का जो बोझ है उसको कम करने का प्रयास किया गया है। बच्चों को यहाँ बैठे हुए भी, खुद मैं भी उस चीज़ से प्रभावित रहा हूँ कि हम लोग जन्म जब हमने लिया तो हमने सबसे पहले अगर कोई अपने मुंह से शब्द निकाला होगा तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में हमने कोई अपने मुंह से माँ या इस प्रकार का कोई शब्द निकाला होगा। और जब जैसे जैसे बड़े हुए होंगे तो हमारी मातृभाषा हिंदी, उसमें हमने पढ़ा होगा। या अगर साउथ में चले जाएं तो साउथ का कोई बच्चा है तो पहले वो तमिलनाडु में रहने वाला बच्चा तमिल भाषा बोलेगा, उसको हिंदी का और इंग्लिश का कोई भाषा का ज्ञान नहीं होगा। जो कन्नड़ भाषी है तो उसे कन्नड़ भाषा का बचपन में ज्ञान होगा। हमारे यहाँ क्या समस्या है कि हम लोग हिंदी में पैदा होते हैं, हिंदी में सोचते हैं, लेकिन बोलने की कोशिश इंग्लिश में करते हैं। जब हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो हम क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में हमको इंग्लिश में साइंस पढ़ाई जा रही है। अब एक विद्यार्थी के साथ क्या समस्या आती है? विद्यार्थी के साथ समस्या आती है, एटम क्या है, परमाणु क्या है, ये उसको हिंदी में बड़े आसानी से समझ में आ सकता है अगर उसको बताया जाए तो। लेकिन जब इंग्लिश में उसको बताया जाता है तो बच्चा पहले उस इंग्लिश में बताए हुए सेंटेंस का हिंदी में अपने मन में अनुवाद करता है और फिर उसको समझता है। यानी उसके टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बैरियर आ जाता है और वो बैरियर क्या का होता है? इंग्लिश का होता है। इस बैरियर को हटाने का काम इस नई एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। यानी हम जो चिंतन की मौलिकता है वो केवल और केवल मातृभाषा में आती है और इसलिए पूरे देश के अंदर मातृभाषा में पढ़ाई पर विशेष बल दिया गया है। यानी हम या तो मातृभाषा में पढ़ें, या मातृभाषा में पढ़ाई वहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ें, और फिर उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी को हम कैसे पढ़ेंगे? एक सब्जेक्ट के रूप में। जैसे आज अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी हमारे लिए क्या है? एक सब्जेक्ट है, माध्यम नहीं है। इंग्लिश माध्यम है। अभी उल्टा कर दिया, अब इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा
इंग्लिश एक लैंग्वेज या माध्यम नहीं होगा। माध्यम हमारा कौन होगा? हमारी मातृभाषा होगी, हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी, या फिर हिंदी होगी। तो क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, हिंदी को प्रमोट करने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया है। तो जो 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, उसके जो 5 ईयर्स हैं, उस 5 ईयर्स में जो रखा गया है उसकी 4 स्टेज रखी गई हैं। पहला प्री प्राइमरी स्टेज, दूसरा फाउंडेशन स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा इंटरमीडिएट स्टेज, यानी जो आखिरी के 4 साल हैं उसको इंटरमीडिएट स्टेज के रूप में जाना गया है। जो प्राइमरी स्टेज है पहले 5 साल, उसको भी 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, 3+2, यानी कि जो पहले 3 साल होंगे बच्चे के, वो प्री प्राइमरी स्कूल लेवल के होंगे, यानी बच्चे के पास कोई बुक नहीं होगी, कोई बस्ता नहीं होगा, वो खेलते कूदते वो सारी चीज़ों को सीखेगा। यानी खेलो कूदो पढ़ो, मानसिक शारीरिक व शैक्षणिक विकास के साथ साथ बच्चों को खेल खेल में ये सारी चीज़ें की जाएंगी। उसके बाद जो शुरू के 3 वर्षों में प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें किताबों का बोझ बिल्कुल कम होगा, और अगले 2 वर्षों में स्कूलिंग शुरू होगी। यानी पहले 3 साल नो स्कूलिंग, उसके बाद के जो 2 साल हैं उसमें बच्चा पहली और दूसरी क्लास में पढ़ेगा, यानी स्कूलिंग वहाँ से शुरू होगी। फिर उसके बाद अगले +3 जो फाउंडेशन स्टेज है, इस फाउंडेशन स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाई करनी होगी। इस स्टेज पर छात्र की शिक्षा की नींव मजबूत बनाए जाने का प्रावधान है। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या जो क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा है उसमें होगी। अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता एकदम समाप्त की जाएगी, और अंग्रेजी माध्यम ना होकर हिंदी या संस्कृत की विषय की तरह से एक सब्जेक्ट होगा, एक विषय होगा, उसी तरीके से इसकी पढ़ाई की जाएगी। तो ये 5+3 ईयर्स। अगले जो 3 ईयर्स हैं यानी मिडिल स्टेज, इस मिडिल स्टेज में जो तय पाठ्यक्रम है, जो हमारा फिक्स सिलेबस है, उसके अनुसार पढ़ाई करनी होगी, और इसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग की भी शिक्षा दी जाएगी, यानी क्लास 6 से ही उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आप कंप्यूटर सीखिए, जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से आप आत्मसात करिए। साथ में कक्षा 6 में ही इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। फिर जो इंटरमीडिएट स्टेज है, यानी कि बचे हुए 4 साल, इन बचे हुए 4 साल में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई इसके अंदर की जाएगी, और इस दौरान छात्र की जो तार्किक क्षमता है, विश्लेषण जो क्षमता है, उसको और तर्क शक्ति को, दोनों को वृद्धि करने वाले जो पाठ्यक्रम है वो उसमें पढ़ाए जाएंगे। इसमें गहरी समझ और बड़े रूप के लिए प्रेरित करने वाले पाठ्यक्रम स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा? सेमेस्टर सिस्टम होगा, यानी वर्ष में 2 बार परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी। इसमें बिना स्कूल जाए व परीक्षा के लिए कॉलेज जाने वाले छात्रों पर अंकुश लगेगा। आज अगर हम देखते हैं तो ऐसी बहुत बड़ी विद्यार्थियों की संख्या है जो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन स्कूल या कॉलेज में नहीं आते, कोचिंग चले जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, और वहीं से फिर आकर के जब एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ आकर के परीक्षा दे जाते हैं। तो स्कूल कॉलेजों को हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर बना के छोड़ दिया। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया है कि सेमेस्टर सिस्टम, यानी साल में 2 बार परीक्षा होगी, तो विद्यार्थी को लगातार कॉलेज के टच में रहना ही पड़ेगा, क्लास अटेंड करेगा तभी वो सेमेस्टर की परीक्षा दे पाएगा और पास हो पाएगा। बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाना इसमें प्रस्तावित है। रटने के स्थान पर समझने पर जोर दिया गया है, यानी आज हम लोग देखते हैं, हम भी स्वयं उसी का पार्ट रहे हैं। हम लोग जो एग्ज़ाम होता था तो सोशल स्टडी है, तो जो अपने नोट्स बने हुए हैं टीचर ने जो लिखाई है कॉपी में, उसको लेकर के बैठे और रट्टा मारने में लगे हुए हैं। आप लोग भी करते होंगे। अभी तो पुरानी शिक्षा पद्धति का ही आप लोग पार्ट है ना, या आप में से है कोई समझ करके? ऐसा कौन स्टूडेंट है जो ये कहता है कि मैं रटता नहीं हूँ बिल्कुल भी? यानी आप लोग चुप बैठे हैं, सभी लोग रटते हैं। रटने वाली चीज़ क्या होती है, भूल जाते हैं। आज आपने कोई एक्स किताब में से कोई चीज़ रटी,
कल अगली क्लास में वाई में से रटोगे तो एक्स भूल जाओगे। रट्टू तोता जिसको हम बोलते हैं, तोते को जो रटाया वो बोलता है, नई चीज़ रटा दी पुरानी चीज़ भूल जाता है और नई चीज़ बोलता है। तो हमको रटने वाला सिस्टम जो हमारे लिए नुकसानदायक था, उस सिस्टम से अभी हमें इस नई शिक्षा पद्धति में मुक्ति मिलेगी, यानी समझने पर इस शिक्षा पद्धति में जोर दिया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 360 डिग्री इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी का 360 डिग्री पर मूल्यांकन होगा। इसका मतलब क्या है? अभी तक जो हमारा मूल्यांकन होता है, हमारा असेसमेंट होता है, तो हम एग्ज़ाम देते हैं, हमने कॉपी में जो लिखा, टीचर उसको चेक करते हैं और उसका इवैल्यूएशन हो जाता है। जितना हमने लिखा, अगर बाई द वे पूरे साल भर पढ़ने के बाद हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको उस ख़राब तबीयत में हम एग्ज़ाम देते हैं और उस दिन हम अच्छा नहीं लिख पाते, तो टीचर की तो मजबूरी है, जो आपने लिखा है उस लिखे हुए पे ही आपको नंबर मिलेंगे। तो हो गया उस बार उस पेपर में तो आपका काम। अब तक का ये सिस्टम था, लेकिन अभी जो 360 डिग्री इवैल्यूएशन है, उसमें आपका मूल्यांकन टीचर तो करेंगे ही, आपका मूल्यांकन आपके साथी भी करेंगे, आपका मूल्यांकन आप स्वयं भी करेंगे। यानी 3 स्टेजेस पर आपका असेसमेंट होगा और उसके बाद उसमें आपको आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं, आपका व्यवहार भी यहाँ पर जिम्मेदार है। आप अपने साथी से गलत व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अपने साथी से, अपने दोस्त से या अपने सहपाठी से गलत व्यवहार किया, तो जब एग्जामिनेशन की बारी आएगी तो वो आपके लिए जो नंबर लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा उसमें। तो इसलिए हमको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा, मर्यादित व्यवहार करना पड़ेगा। तो आपको अपना भी मूल्यांकन करना है, अपने साथी का भी मूल्यांकन करना है, और आपका मूल्यांकन शिक्षक तो अल्टीमेटली करेंगे। सो इट इज़ 360 डिग्री इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट। अभी तक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी वो अलग रहा करती थी। अभी जो सिलेबस है, यानी करिकुलम है, को करिकुलर है और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन सबका समावेश इसमें किया गया है। तो ये तो इंटरमीडिएट लेवल पर रहा, 5+3+3+4 इस स्टेज पे 4 स्टेज रही हमारी। इसके बाद अब आप बात कर रहे हैं डिग्री लेवल की। तो डिग्री लेवल पर हम लोगों को अभी तक 10+2+3 यानी कि हमको जो डिग्री मिलती थी यूजी की, वो 3 साल पढ़ने के बाद मिलती थी, और उसके बाद 2 साल यदि हमें पीजी करना है तो 2 साल में पीजी करेंगे। अभी थोड़ा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत परिवर्तन हुआ है। आप देखिए, मैं जो मेरे को मैडम ने आदेश किया है कंपैरिजन करने का, वो मैं दोनों चीज़ें साथ साथ करता जा रहा हूँ। जो +3 में 3 साल हमको पढ़ना है। अब एक प्रॉब्लम क्या होती थी, हमने बीए पार्ट 1 में एडमिशन लिया और बीए पार्ट 1 में 1 साल हमने परीक्षा में पढ़ करके परीक्षा दी, हमने पास कर लिया, लेकिन तभी कोई प्रॉब्लम आ गई और हम वो परीक्षा अगले साल नहीं दे पाए, या हमको किसी एक और कोर्स को अचानक ज़रूरत पड़ी और हमने दूसरा कोर्स करना है, तो हमने इस कोर्स को छोड़ दिया बीए को और दूसरा कोर्स करने चले गए। 2 वर्ष बाद जब वो कोर्स करके आए तो हमारा ये 1 साल बेकार, ठीक है। या फिर हमने बीए पार्ट 3 तो पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, लेकिन बीए पार्ट 3 में आकर फेल हो गए, फिर बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गए। अब क्या हुआ, 2 साल हमने वो पढ़े और इधर बीए फाइनल ईयर में 2-3 साल पढ़ लिए, उसमें पास नहीं कर पा रहे हैं, तो पता लगा वो 2 साल की जो मेहनत है वो भी बेकार हो गई। नई शिक्षा पद्धति में एनपीई 2020 में इस व्यवस्था को परिवर्तित किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने 3 या 4 साल की यूजी डिग्री इसमें दी है। क्या है 3 या 4 साल? आपने बीए पार्ट 1 में एडमिशन लिया, 1 साल आपने एजुकेशन ली, आपने पास कर लिया, यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट। आपको पहले साल में सर्टिफिकेट, आप 1 साल आपने किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। बीए सेकेंड ईयर आपने पास कर लिया, बीएससी सेकेंड ईयर आपने पास कर लिया, आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप 3rd ईयर कर पाएँ नहीं कर पाएँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अभी तो नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग क्षमा करिएगा। कई बार छात्राएं हमारे बीच में बैठी हैं, यूजी कर रही हैं, 2 साल उन्होंने यूजी किया, तीसरे साल में उनकी शादी हो गई, ससुराल वालों ने पढ़ने नहीं दिया, रह गई उनकी डिग्री।
अब वो ग्रेजुएट नहीं है, क्या है, सिर्फ इंटरमीडिएट है। वर्तमान एनईपी में 2 साल अगर आपने यूजी किया है, 2 साल आपने पढ़ा है, तो आपको एडवांस डिप्लोमा उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 1 साल किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है। और तीसरी साल आपने 3 साल जब कर लिया तो आपको फिर डिग्री मिल जाएगी, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप नौकरी में जाना चाहते हैं, 3 साल तक आप ये डिग्री कोर्स करिए, उसके बाद आप जाइए नौकरी में। लेकिन यदि आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, आगे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप 4 साल का बीए करिए, 4 साल की यूजी डिग्री लीजिए। 34 साल की जो डिग्री आप लेंगे, 34 साल जब आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देने के बाद जब आपको डिग्री मिलेगी, तो वो डिग्री विद रिसर्च होगी। यानी आप रिसर्च करने के लिए एलिजिबल होंगे उस डिग्री के साथ, 4 साल की डिग्री के बाद। और जब आपको पीजी करना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, सिर्फ 1 साल आपको पढ़ना होगा। 1 साल पढ़ करके आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो 3 साल की रिसर्च है, पीएचडी है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। इससे पहले एमफिल भी हुआ करता था, अभी तक की व्यवस्था में एमफिल है। एमफिल इस नई एजुकेशन पॉलिसी से हटा दिया गया, अभी एमफिल नहीं है। जिन लोगों ने एमफिल किया है सौभाग्यशाली हैं, वो लोग एमफिल करके अभी कह सकते हैं कि अब हम उस ज़माने के एमफिल हैं, अब एमफिल आगे के लिए ख़त्म। तो ये जो डिफरेंस है पुरानी शिक्षा पद्धति और नई शिक्षा पद्धति में, मैं कुछ इसमें मेरे मोबाइल में कुछ पॉइंट्स हैं, वो और आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इस नई शिक्षा पद्धति में आपको विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबली हमारे कॉम्पिटिटिव बने हमारे विद्यार्थी, उसके लिए उनको पढ़ाई के दौरान ही विदेशी भाषा का ज्ञान भी देने की व्यवस्था है। क्योंकि जब हम पे कोई स्किल है और जब हम अपने देश से बाहर जाकर उस स्किल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो केवल अंग्रेजी के भरोसे नहीं रहें। अगर हमको जापान जाना है तो वहाँ इंग्लिश काम नहीं करेगी। अगर वहाँ जापानी में आप दक्ष हैं तो जापानी भाषा में आपको वहाँ जॉब मिलेगा। आप चाइना जाएंगे तो वहाँ चाइना में इंग्लिश का काम नहीं है, वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ जो जर्मन है, चाइनीज़ है, जापानी है या फ्रेंच है, इस प्रकार की रशियन लैंग्वेज है, इन सभी लैंग्वेज को इस नई एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ने की सुविधा दी गई है। नवोन्मेषी शिक्षण उपायों को अपनाए जाने पर इस शिक्षा नीति में बल दिया है। इसके तहत पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर जोर देने की बात की गई है। 4वीं व 5वीं कक्षा के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर जोर देने के अलावा भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, भाषा मेला और गणित मेला इस प्रकार के आयोजन करके बच्चों को उसमें नीति में शामिल किया गया है। पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को उसमें प्रमोट किया है और पुस्तकालय के महत्व को फिर से स्थापित करने का प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। हम लोग बचपन में अपने बुजुर्गों से जब छोटे छोटे हुआ करते थे कहानियाँ सुनते थे, कहानियों के माध्यम से हमको अपने इतिहास के बारे में, अपने पुराणों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिला करती थी। कहानी और संग्रह पर भी इस शिक्षा नीति में बल दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष बल इस शिक्षा नीति के अंदर है, जिसमें आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय स्कूलों जैसी व्यवस्था करने का भी सुझाव इस शिक्षा नीति में है। लड़कियों की शिक्षा बीच में बाधित न हो, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार अभी 12th तक करने का प्रस्ताव इसमें है। शिक्षण में टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा भी जोर नई शिक्षा नीति में दिया है, जिसमें शिक्षकों की सुविधा के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि के जरिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है।
तकनीकी को शिक्षकों के विकल्प के रूप में देखने के बजाय सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में देखने का सुझाव दिया गया है। अभी ये माना जाता है कि यदि हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारा मटेरियल हमको मिल जाएगा। तो शिक्षक का अपना अलग महत्व है। गूगल से अगर हम कुछ मटेरियल लेते हैं उत्तम दर्जे का हो, उसके लिए अभी तक बहुत पहले भी नहीं, 4-5 साल पहले तक 1 वर्ष का बीएड हुआ करता था, जिसको 2 वर्ष का बीएड कर दिया, जो आप लोग पढ़ रहे हैं 2 वर्ष का बीएड। आने वाले समय में यही बीएड 4 वर्ष का होगा, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड का होगा। और इसके लिए अलग से एक यूनिवर्सिटी का खुलने का भी प्रावधान है, जो केवल इस देश के अंदर अच्छे शिक्षकों को उनको ट्रेंड करके, उनको प्रशिक्षित करके देश के अंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको तैयार करेगी। ऐसी यूनिवर्सिटी भी इस शिक्षा नीति में खोलने का प्रावधान है। और शिक्षकों को ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए भी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ट्रेनिंग नैनो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक विज्ञान में दी जा सकती है। अच्छा, विषय वस्तु का भार कम करने की व्यवस्था। शिक्षा के दौरान विषय वस्तु का भार और बोझ कम हो, इसकी बात शिक्षा नीति में कही गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हायर एजुकेशन के अंदर भी एक करप्शन को दूर करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है। पूरे देश का एक शिक्षा आयोग हो, भारतीय शिक्षा आयोग, ऐसा सुझाव इस शिक्षा नीति में दिया गया है। रिसर्च के लिए भी एक रिसर्च फाउंडेशन इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बनाने का सुझाव है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हैं। तो अगर हम पुरानी शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे प्रावधान इस प्रकार से किए गए हैं कि वर्तमान में हमारे देश की शिक्षा इस प्रकार की हो कि हम विश्व के जो अन्य देश हैं उनके समकक्ष हमारे विद्यार्थी खड़े हो सकें, उनके समकक्ष हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं वो उनसे मुकाबला कर सकें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी केवल हमारे देश के बाहर नहीं हो, बल्कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय का ये देश फिर से नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ फिर से खड़ी हों, ऐसी व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति में करने का प्रावधान किया गया है। तो अभी आने वाले वक्ता बहुत सारा विषय यहाँ रखेंगे। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मेरे को तो केवल कंपैरिजन करने के लिए कहा गया था। तो जितना मेरे पर संभव हुआ वो मैंने किया। अगर मुझे ऑनलाइन होता तो शायद और ज़्यादा आपके विषय पे टेक्निकल पॉइंट यहाँ रख पाता आज के इस विषय पे, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको हम क्रिटिसाइज़ बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि उस नई चीज़ को लागू करने में समय लगता है। उस नई चीज़ को लागू करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो समय है, वो लगता है और इसलिए उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप सभी लोग एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं या बीटीसी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि यदि इस देश के अंदर अच्छे शिक्षक पैदा होंगे तो देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होगा। मैं आपके सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। हम लोग पढ़ते हैं, इंटर पढ़ा, बीए बीएससी पढ़ा, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की या मेडिकल की तैयारी कर रहा है। हम में से कितने लोग हैं जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी करते हैं? जब हमको इंजीनियरिंग में हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमारा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, आईएएस पीसीएस आईपीएस की परीक्षा हम पास नहीं कर पाए, आर्मी या डिफेंस की किसी भी सर्विस में हम लोग नहीं जा पाए, तो हमारे पास क्या लगता है, अब एक काम करते हैं, चलो भैया बीटीसी कर लेते हैं, 31,000 नौकरी निकलने वाली हैं, हम लोगों को मिल ही जाएगी नौकरी। बीएड कर लेते हैं, हमको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेगी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो हमको 100% नौकरी मिल जाएगी। यही हमारी सोच शिक्षक बनने की है, यानी जब हम कुछ नहीं बन सके तो हम शिक्षक बनने हैं। इस प्रवृत्ति को अपने देश से निकालना पड़ेगा। शिक्षक बनने के लिए मन में
तय हो कि मुझे शिक्षक बनना है और शिक्षक बनने की ही मुझे तैयारी करनी है, तब असल में वो शिक्षक बन करके और अपने साथ अपने देश के बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा। इसलिए आने वाले समय में ये जो यूनिवर्सिटीज़ खोलने का प्रावधान है वो उसी के अंतर्गत है। तो मुझे लगता है मेरा विषय यहीं पर समाप्त हो गया है। हमारे बीच में आज के जो विद्वान वक्ता हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी, वो भी आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है मेरे बाद सारा विषय बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, आप लोग सुनेंगे उनको तो सुनने के बाद महसूस होगा जो मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। सर मैं सत्य बोलता हूँ ना? बैठिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बड़े ही पेशेंस से मेरे को सुना। मेरे को आधा घंटा दिया गया था, शायद मैं 40 मिनट बोल गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।